जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। यहाँ से आपका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगा। जब तक आप लोगों का अग्निवीर का पेपर समाप्त नहीं हो जाता है तब तक आप लोगों को लगातार इस चैनल से क्लास करते रहना है, लगातार पढ़ाई करते रहना है। देखो यार, जैसे जैसे पेपर का डेट नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे आप लोगों को परेशानी बढ़ते जा रही है, ये मुझे अच्छी तरह से पता है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट को देखकर ही पता चल जा रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई पहले तो मेरा इतना सही होता था, उतना सही होता था, अब मेरा स्कोर कम हो गया है, अब बढ़ना चाहिए तो अब कम हो गया है। इसके पीछे का रीज़न यही है, मतलब अंदर इतना ज़्यादा हलचल मच जाता है ना, जैसे ही प्रश्न सामने आता है तो लगता है यार ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसके लिए मतलब मेरे पास एक उपाय है, ठीक है ना। देखो, मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ, अब पेपर का डेट नज़दीक आ गया है, अगर आप कुछ नया पढ़ने का कोशिश करोगे, कुछ नया जानने का कोशिश करोगे ना, तो उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ नया जानने का कोशिश ना करो, नया जानने का कोशिश करो, लेकिन उससे पहले आप जो साल भर से पढ़ाई कर रहे थे, जो साल भर से पढ़ रहे थे ना, उसको एक बार दोहरा लो, एक बार रिवीजन कर लो, ठीक है ना। अगर रिवीजन नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए भी मेरे पास उपाय है। जैसे शाम के टाइम में, अभी तो मान लो सुबह वाला क्लास तो आप लोगों का पूरा प्रैक्टिस सेट आता है, लेकिन शाम के टाइम में जैसे जो मतलब मैं पिछला क्लास कराया हूँ ना, सिर्फ जीके का प्रश्न लेकर आता हूँ, सामान्य ज्ञान का प्रश्न लेकर आता हूँ, और टोटल 30 प्रश्न रहते हैं, तो उसका मैं रिवीजन करा देता हूँ। जितने लोग मतलब शाम के टाइम में रिवीजन करते हैं तो उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा बेनिफिट होगा, ठीक है ना। और जितने लोग शाम वाला क्लास नहीं करते हैं तो उन लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोगों को शाम वाला क्लास करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि पुराना वाला रिवीजन करते रहना है, नहीं तो नया के चक्कर में पुराना वाला भी भूल जाओगे। दूसरा बात, 22 अप्रैल से अग्निवीर जीडी का पेपर चालू हो रहा है, तो अभी सिर्फ अग्निवीर जीडी का एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ है। जो अग्निवीर WMP होता है, वोमेन मिलिट्री पुलिस, लड़कियों के लिए होता है, तो उन लोगों का पेपर 30 अप्रैल को है, तो उन लोगों का एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो उन लोगों को ज़्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है। जब उन लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगेगा ना तो मैं बता दूंगा, ठीक है ना, उन लोगों को मैं पूरा क्लियर बता दूंगा कि हाँ इस तरह से आप लोगों को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, ठीक है ना। 22 अप्रैल का जितने लोगों का पेपर है 22 अप्रैल को, प्रथम शिफ्ट में या द्वितीय शिफ्ट में या तृतीय शिफ्ट में, तो जो भी प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा ना वो प्रश्न आप लोग मेरे पास भेज देना, ठीक है ना। क्योंकि जो प्रश्न प्रथम शिफ्ट में पूछा जाएगा ना, अगले बार ऐसा हुआ था, सेम उसी टाइप के प्रश्न दूसरे शिफ्ट में भी पूछे जाएंगे और तीसरे शिफ्ट में भी उसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। भेज देना है। अगर दूसरा गुड मॉर्निंग गुड नाइट लिखोगे तो शायद मैं आपका मैसेज ना देख पाऊंगा, क्योंकि अभी 400-500 मैसेज पड़ा हुआ है, मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए नहीं देख पा रहा हूं, ठीक है ना। और जितने लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो, अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो, तो फटाक से आप लोग मेरे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। अब आप लोग बहुत ज्यादा लेट कर रहे हो, ठीक है ना। मेरे एप्लीकेशन से हजारों लोग अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हैं। आप भी नीलेश डिफेंस करियर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और इसमें रजिस्टर करके अपना ID पासवर्ड बना लो, और इसमें सिर्फ मतलब 49 रुपया पे करोगे ना तो आपको 2000 इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, 300 स्पेशल जीएस के प्रश्न देखने को मिलेंगे, और टॉपिक वाइज पूरे जीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे, और टॉपिक वाइज पूरे जीएस के प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसका PDF तो आप लोग नहीं डाउनलोड कर पाओगे, जैसे इसको तो आप लोग को उसी में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से बस आप लोग को ये फायदा होगा कि मतलब आप लोग को क्रम वाइज सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन इसके साथ साथ करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो पूरा का पूरा प्रश्न मैं अपने एप्लीकेशन में डाल दिया हूँ, पेड कोर्स वाले में, ठीक है ना, 49 रुपए वाले में, और इसका PDF भी आप लोग डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा सकते हो, ठीक है ना। और ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा करंट अफेयर्स का। इसके साथ साथ कल कम से कम 150 मैथ का प्रश्न मैं डाला हूँ, ठीक है ना। इसका मतलब आंसर नहीं है, बस मैथ का प्रश्न डाला हूँ पेड वाले में, तो उसको भी आप लोग सॉल्यूशन करते रहना, ठीक है ना। मैथ को भी आप लोग देखते रहना, यूट्यूब पर वो पूरा का पूरा क्लास भी करा चुका हूँ, तो उस टाइप के प्रश्न को आप लोग पढ़ते रहना, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोगों को काफी ज्यादा मदद मिलने वाला है, और मेरे एप्लीकेशन में आप लोगों को मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मॉक टेस्ट भी देख लेना। मॉक टेस्ट का प्राइस अभी 99 रुपया है। अगर आप लोगों को ज्यादा लग रहा होगा तो कमेंट करके बता देना, ठीक है ना। अब देखो, आज के इस वीडियो में सिर्फ 30 प्रश्न लिए गए हैं।
आपका ये पूरा प्रैक्टिस सेट नहीं रहने वाला है, इसमें 15 को जीके के प्रश्न रहने वाले हैं और 15 को जीएस के प्रश्न रहने वाले हैं, ठीक है ना। कह रहे हैं वाईफाई नहीं लग पा रहा है, इसी की वजह से आप लोगों का क्लास टाइम से नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। एक जो आप लोगों का क्लास हुआ था कल वाला, तो उसमें एक प्रश्न मिस्टेक हो गया था, तो उसको आप लोग देख लेना। राजीव गांधी जी के समाधि स्थल का नाम वीर भूमि है, ठीक है ना, तो उसको आप लोग देख लेना, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है? नरेंद्र मोदी, अनुराग ठाकुर, अर्जुन मुंडा और धर्मेंद्र प्रधान। तो यहाँ पर क्या बोला गया है आप लोग ध्यान से देखना है, ठीक है ना। वर्तमान में भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है? तो वर्तमान में भारत का जो अंतरिक्ष मंत्रालय है ना, वो अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास है। आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। नरेंद्र मोदी इज राइट आंसर। वर्तमान में भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय नरेंद्र मोदी जी के पास है। पूछ देगा कि वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। वर्तमान में भारत के जो खेल मंत्री हैं वो आपके अनुराग ठाकुर हैं। वर्तमान में कौन क्या से रिलेटेड एक प्रश्न पूछेगा, मैं वही प्रश्न कराता हूँ जिस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाने की संभावना है, ठीक है ना। आपका पूछ देगा कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, क्या पूछ देगा? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री पूछ देगा, ठीक है ना। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जो है ना वो अर्जुन मुंडा जी हैं, ये अभी नए नए बने हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, ठीक है ना। इसको आप लोग फटाक से अपने कॉपी में लिख लो। वर्तमान में भारत के अंतरिक्ष मंत्रालय नरेंद्र मोदी जी के पास है। वर्तमान में भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। वर्तमान में भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा हैं। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के बाद इसरो, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत के किस राज्य में रॉकेट लॉन्च पैड की स्थापना करेगा? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के बाद इसरो भारत के किस राज्य में रॉकेट लॉन्च पैड की स्थापना करेगा? तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु, असम और छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है ना। तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न को समझने का कोशिश करना। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के बाद इसरो भारत के किस राज्य में रॉकेट लॉन्च पैड की स्थापना करेगा? तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप सभी लोगों को ये बात पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में कौन क्या है से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा जाएगा, वहां से 2 नंबर बन जाएगा। वर्तमान में मतलब किस राज्य के कौन मुख्यमंत्री हैं, या किस राज्य के कौन राज्यपाल हैं, या किस राज्य का क्या राजधानी है, उससे रिलेटेड एक प्रश्न पूछा जाएगा, वहां से 2 नंबर बन जाएगा। 4 नंबर आपका हो गया। युद्धाभ्यास से रिलेटेड 2 नंबर बन जाएगा। 6 नंबर आपका हो गया। खेल से रिलेटेड आपका 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। 8 नंबर हो गया। तो इस तरह से आप लोगों को पढ़ाई करते रहना है, ठीक है ना। 2024 में जितना भी युद्धाभ्यास हुआ है लेटेस्ट वाला, उसको मैं करा दूंगा, कल वाले क्लास में करा दूंगा, ठीक है ना। सुबह वाले क्लास में, शाम वाले क्लास में नहीं, शाम वाला तो आपका रिवीजन वाला रहेगा। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे, पुष्कर सिंह धामी, सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रमोद सावंत है। तो इसका राइट आंसर पुष्कर सिंह धामी हो जाएगा, ठीक है ना। वर्तमान में उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है ना वो पुष्कर सिंह धामी है। वर्तमान में उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है ना वो पुष्कर सिंह धामी है। पूछ देगा वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो वर्तमान में महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो एकनाथ शिंदे है। यहाँ सुखविंदर सिंह सुक्खू दिया है। पूछ देगा कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आपका सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। पूछा जाएगा
कि वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, तो वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है, आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो यह नारा किसका है, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसका है, दयानंद सरस्वती, लाल बहादुर शास्त्री, विनोबा भावे और बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसका है, वेदों की ओर लौटो यह नारा दयानंद सरस्वती जी का है, ठीक ना। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसका है, दयानंद सरस्वती जी का है। यहाँ पर विनोबा भावे दिया है। जय जगत यह नारा किसका है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। जय जगत यह नारा किसका है, तो जय जगत विनोबा भावे जी का नारा है, ठीक है ना। और बंकिम चंद्र चटर्जी जी का नारा क्या है, वंदे मातरम के रचयिता कौन है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। वंदे मातरम के रचयिता कौन है, आपके वंदे मातरम के रचयिता कौन है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं, ठीक है ना। आप सभी लोगों को ये बात क्लियर पता होना चाहिए। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसका है, दयानंद सरस्वती का। जय जगत यह नारा किसका है, विनोबा भावे का। और वंदे मातरम के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किसने किया था, 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किसने किया था, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, सिपाहियों ने और नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किसने किया था, इसका राइट आंसर आपका बहादुर शाह जफर हो जाएगा, ठीक है ना। बहादुर शाह जफर इज राइट आंसर। पूछा गया कि 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किसने किया था, तो पूरा नेतृत्व आपका बहादुर शाह जफर ने किया था, ठीक है ना। और पूछा जाएगा कि 1857 का विद्रोह किसके द्वारा शुरू किया गया, तो 1857 का विद्रोह सिपाहियों के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है ना। 1857 का विद्रोह किसके द्वारा शुरू किया गया, तो 1857 का विद्रोह आपका सिपाहियों के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, शहनाई, संतूर, सितार और बांसुरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध आपका शहनाई से है, ठीक है ना। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध आपका शहनाई से है। आपका यहाँ पर संतूर दिया है और यहाँ पर सितार दिया है, यहाँ पर बांसुरी दिया है। तो इसका आप लोगों को कमेंट करके बताना है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को इसको बताना जरूर है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भूल जाना है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पाकिस्तान से सटे भारतीय राज्य, पाकिस्तान का राजधानी आपका इस्लामाबाद है, ठीक है ना। पाकिस्तान का राजधानी कहाँ पर है, तो पाकिस्तान का राजधानी आपका इस्लामाबाद है। और यहाँ पर बोला गया कि पाकिस्तान से सटे भारतीय राज्य कौन कौन से है, तो पाकिस्तान से सटे जो भारतीय राज्य है ना, वो आपके कौन कौन से हैं, वो आपके पंजाब हैं, गुजरात हैं, राजस्थान है, जम्मू कश्मीर हैं और यहाँ पर लद्दाख भी दिया है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। पाकिस्तान से सटे भारतीय राज्य कौन से हैं, तो पंजाब है, गुजरात है, राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा पाकिस्तान से सटे भारतीय राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि राज्य के विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा होता है, राज्य के विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन होता है, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा और नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्यसभा के विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन होता है, तो वो विधान परिषद होता है, ठीक है ना। विधान परिषद इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है, आप सभी लोगों को क्लियर पता होना चाहिए। सिक्किम उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का उच्च न्यायालय, पटना का उच्च न्यायालय और जोधपुर का उच्च न्यायालय। तो भारत का सबसे बड़ा जो उच्च न्यायालय है ना, आपके किताब में लिखा गया है कि इलाहाबाद है, ठीक है ना। इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। और पूछ देगा कि भारत का सबसे छोटा उच्च न्यायालय, क्या पूछ देगा कि भारत का सबसे छोटा
उच्च न्यायालय कौन सा है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। भारत का सबसे छोटा उच्च न्यायालय कौन सा है, तो भारत का सबसे छोटा उच्च न्यायालय आपका सिक्किम उच्च न्यायालय है, ठीक है ना। ये आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सिन्यू मैत्री अभ्यास भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित हुआ। सिन्यू मैत्री अभ्यास भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित हुआ। कजाकिस्तान, जापान, अमेरिका और फ्रांस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका जापान हो जाएगा, ठीक है ना। जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिन्यू मैत्री अभ्यास भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित हुआ, तो जापान के, ठीक है ना। अब देखो ये जो युद्धाभ्यास से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर बना है ना, तो मतलब जैसे ये प्रश्न जरूर आपके पेपर में बनेंगे, क्योंकि अगले बार बने थे तो इस बार भी बनेंगे, ठीक है ना। यहाँ से आपका 2 नंबर फिक्स होगा। काजिंद 23 युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ, तो वो भारत और कजाकिस्तान के साथ हुआ, ठीक है ना। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और वज्र प्रहार क्या पूछ देगा, वज्र प्रहार भारत और किस देश की सेना के बीच हुआ, तो वज्र प्रहार भारत और किस देश की सेना के बीच हुआ, तो वो अमेरिका के बीच, ठीक है ना। और फ्रिंजेक्स 23 पूछ देगा, ठीक है ना। क्या पूछ देगा, फ्रिंजेक्स 23 पूछ देगा, फ्रिंजेक्स 23 पूछ देगा। तो फ्रिंजेक्स 23 आपका भारत और फ्रांस के बीच हुआ। आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए। शाम के क्लास वाले का आप लोग इंतजार करना, एकदम खतरनाक तरीके से आप लोगों का क्लास होगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था, बहादुर शाह जफर, बाबर, हुमायूं और नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आपका बहादुर शाह जफर हो जाएगा, ठीक है ना। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आपका मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि लाल बहादुर शास्त्री कहाँ के रहने वाले थे। तो लाल बहादुर शास्त्री कहाँ के रहने वाले थे, ये आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए। बिहार के, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के और मध्य प्रदेश के। अगले बार इस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे, तो इस टाइप का प्रश्न कल मैं पूरा लिख दिया, ठीक है ना। मतलब कल पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, तो आज उसका PDF बन जाएगा, ठीक है ना। और उसका PDF मैं अपने एप्लीकेशन में डाल दूंगा। मेरा जो एप्लीकेशन है नीलेश डिफेंस करियर एप्लीकेशन, ठीक है ना, उसमें मैं डाल दूंगा पेड वाले में, तो वहां से आप लोग देख लेना। बाकी आप सभी लोगों को पढ़ते रहना है, ये जानना है कि मतलब कौन से महापुरुष किस राज्य के रहने वाले हैं, ठीक है ना। लाल बहादुर शास्त्री कहाँ के रहने वाले थे, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 18 से 20, अनुच्छेद 14 से 18 और नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित जो है ना, अनुच्छेद 23 से 24 हो जाएगा। अनुच्छेद 23 से 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और समानता का अधिकार पूछ देगा, क्या पूछ देगा, समानता का अधिकार पूछ देगा, ठीक है ना। समानता का अधिकार ये भी पूछ सकता है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। समानता का अधिकार जब पूछ देगा ना, तो वो आपका अनुच्छेद 14 से 18 हो जाएगा। समानता का अधिकार 14 से 18 हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख कौन है। वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख कौन है, ये कल मैं आप लोगों का होमवर्क भी दिया था, ठीक है ना। जनरल मनोज पांडे, हरि कुमार, विवेक राम चौधरी और नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आपका जनरल मनोज पांडे हो जाएगा। पूछा जाएगा कि वर्तमान में भारत के थल सेना के प्रमुख कौन है, तो जनरल मनोज पांडे हैं। और पूछा जाएगा कि वर्तमान में, क्या पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है, ये आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए, ठीक है ना। वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष आपके हरि कुमार हैं, ठीक है ना। और वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है, ये भी आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए, ठीक है ना। वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष विवेक राम चौधरी हैं। ये तीनों आप लोगों को
पता होना चाहिए। वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे हैं। वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष आर हरि कुमार हैं। और वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष विवेक राम चौधरी हैं। पूछ देगा कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, ये तो मैं आप लोगों को एकदम रटवा चुका हूँ। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो थल सेना दिवस आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। नौसेना दिवस जो है ना वो आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद से आपका यहाँ पर आ गया वायुसेना दिवस, ठीक है ना। तो वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। आपका जो वायुसेना दिवस है ना ये आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कल दिवस से रिलेटेड जो रिवीजन क्लास हुआ था शाम को उसमें एक मिस्टेक हो गया था। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 4 मार्च को आपका राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और मैं बोल दिया था कि 4 फरवरी को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, तो वो गलत था, ठीक है ना। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो ये आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है और सामान्य ज्ञान का लास्ट प्रश्न है, इसके बाद से सामान्य विज्ञान आएगा। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे माना जाता है, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे माना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष को, नीति आयोग के अध्यक्ष को, भारत के महान्यायवादी को और नॉन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे माना जाता है, तो भारत के महान्यायवादी को, ठीक है ना। भारत के महान्यायवादी को देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी माना जाता है, ठीक है ना। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी आपका भारत के महान्यायवादी को माना जाता है। अभी आप लोगों के जीके के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं जीएस के तरफ। आपका जीएस का पहला प्रश्न है, आपका जीएस का जो पहला प्रश्न है, अल्फा कण होता है धन आवेशित, ऋण आवेशित, द्विधन आवेशित, नॉन ऑफ दीज है। तो गिनती करते जाना कि आपका जीएस में कितना प्रश्न सही हो रहा है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर द्विधन आवेशित हो जाएगा। अल्फा कण द्विधन आवेशित होता है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि ठोस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। ठोस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है लोहा, इस्पात, तांबा और जिंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, तो इसका राइट आंसर आपका इस्पात हो जाएगा, ठीक है ना। ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, तो इस्पात इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर लिखा गया कि लेंस किससे बनता है, सोडियम ग्लास, फ्लंट ग्लास, क्रूक्स ग्लास और पायरेक्स ग्लास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेंस किससे बनता है, तो इसका राइट आंसर आपका फ्लंट ग्लास हो जाएगा, ठीक है ना। फ्लंट ग्लास इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। आपके पेपर के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है ना। ये जो जड़त्व का नियम लिखा गया ना यहाँ से एक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आप लोगों को पता होना ही चाहिए कि गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। पहला, दूसरा, तीसरा और नॉन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, तो गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि धातुओं में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है। धातुओं में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है, चालन विधि, संवहन विधि, विकिरण विधि और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका चालन विधि हो जाएगा, ठीक है ना। धातुओं में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है, तो धातुओं में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है, चालन विधि द्वारा होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि वेग का मात्रक होता है। वेग का मात्रक क्या होता है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर सेकंड और न्यूटन प्रति मीटर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेग का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है ना। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि चांदी का काला पड़ना परिवर्तन है।
चांदी का काला पड़ना कौन सा परिवर्तन है? चांदी का काला पड़ना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है ना। चांदी का जो काला पड़ना है वो रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जो अपने अवस्था में आ जाता है, जैसे यहाँ पर मान लो बर्फ है, ठीक है ना, बर्फ को आप लोग पिघला दोगे तो ये पानी बन जाएगा, ठीक है ना, पूरा इस तरह से पानी बन जाएगा और फिर से पानी मतलब अगर जमेगा ना तो फिर से इसी बर्फ के अवस्था में आ जाएगा। तो ये होता है आपका भौतिक परिवर्तन, ठीक है ना, ये आपका भौतिक परिवर्तन होता है। और कोई ऐसा वस्तु रहता है, मान लो कोई रस्सी है और इसे आप जला दोगे तो फिर जलाने के बाद ये फिर दोबारा अपने अवस्था में नहीं आ पाएगा, ठीक है ना, तो वो रासायनिक परिवर्तन होता है। जो अपने अवस्था में नहीं आता है वो रासायनिक परिवर्तन होता है और जो अपने अवस्था में आ जाता है वो भौतिक परिवर्तन होता है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि अम्लीयता व क्षारीयता का पता किससे लगाया जाता है? लैक्टोमीटर से, बैरोमीटर से, पीएच स्केल से और अल्टीमीटर से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अम्लीयता व क्षारीयता का पता किससे लगाया जाता है? तो अम्लीयता व क्षारीयता का पता आपका पीएच स्केल से लगाया जाता है, ठीक है ना। अम्लीयता व क्षारीयता का पता पीएच स्केल से लगाया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है? शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है? एल्कोहल, बेंजीन, फिनॉल और एल्डिहाइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका बेंजीन हो जाएगा, ठीक है ना। शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है? बेंजीन इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि निम्न में से किस रोग का वाहक नहीं है? प्लेग, डेंगू, मलेरिया और हीपेटाइटिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से किस रोग का वाहक नहीं है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हीपेटाइटिस हो जाएगा, ठीक है ना। निम्न में से किस रोग का वाहक नहीं है? तो हीपेटाइटिस इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कोशिका का खोज किसने किया? तो कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, जॉर्ज पैलाडे और पर्टर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका का खोज आपका रॉबर्ट हुक ने किया, ठीक है ना। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि न्यूरोलॉजी का संबंध किससे है? न्यूरोलॉजी का संबंध किससे है? पाचन से, तंत्रिका से और परिसंचरण से और जनन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर तंत्रिका से हो जाएगा, ठीक है ना। अभी आज जैसे मैं बोल रहा हूँ जो थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा होगा आप लोगों को, तो इसके पीछे का रीज़न है आज मेरा गला थोड़ा सा सही नहीं है, ठीक ठाक नहीं है, ठीक है ना। न्यूरोलॉजी का संबंध आपका तंत्रिका से है। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि रोगों के खिलाफ लड़ने के लिए शरीर में बनते हैं, रोगों के खिलाफ लड़ने के लिए शरीर में क्या बनते हैं? एंटीजन, एंटीबॉडी, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका एंटीबॉडी हो जाएगा। हमारे शरीर में जैसे रोगों के खिलाफ लड़ने के लिए क्या बनते हैं? तो एंटीबॉडी बनते हैं, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है पीनियल, हाइपोथैलेमस, थायराइड और एड्रिनल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? इसका राइट आंसर आपका हाइपोथैलेमस हो जाएगा, ठीक है ना। पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रित करने वाली जो ग्रंथि है वो आपका हाइपोथैलेमस है। ये आप सभी लोगों को क्लियर पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये आप सभी लोगों को क्लियर पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और सामान्य विज्ञान का भी लास्ट प्रश्न है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, अपघटन और संयोजन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपका जो श्वसन है ना वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अभी आप लोगों के 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 30 प्रश्नों में से आपका स्कोर क्या रहा है कमेंट में जरूर बताना। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।